वंदे मातरम बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका पहला पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसके बारे में ये पाठ है। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहला मानचित्र दे रखा है मानचित्र 1 और दूसरा है मानचित्र 2। पहला मानचित्र ये बनाया भूगोलवेत्ता अल इदरीशी ने 1154 में। कब बनाया था? 1154 ईस्वी में। किसने बनाया? अल इदरीशी। जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यानी पहला जो मानचित्र है वो 1154 ईस्वी में अल इदरीशी के द्वारा बनाया गया और भारतीय उपमहाद्वीप को बताता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। ये 2 नंबर वाला मानचित्र है ना, वो ये कौन किसने बनाया? सबसे पहले तो 1720 ईस्वी में। और किसने बनाया? अल फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। फ्रांसीसी मानचित्रकार। दोनों नक्शे एक ही इलाके हैं, यानी अल इदरीशी ने जो नक्शा बनाया वो भी एक ही इलाके का है और जो फ्रांसीसी मानचित्रकार है उसने भी जो नक्शा बनाया वो भी एक ही इलाके का है। और ये कौन से इलाके का है? भारतीय उपमहाद्वीप का, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीशी के नक्शे में दक्षिणी भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। लेकिन मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना। कौन सा? ये 1720 ईस्वी वाला। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई, यानी 600 वर्ष बाद में सूचनाओं में बदलाव हुआ और यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्यचकित होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। इतने ही नहीं, महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था, यानी समय के साथ साथ तकनीक में भी बदलाव आता है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन संग्रह सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब है नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है? यानी समय के साथ साथ क्या होता है? सूचना भी बदलती है, तो भाई समय के साथ साथ भाषा और उसका अर्थ भी बदलता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार से ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। यानी मध्य युग की जो पारसी है और आधुनिक युग की जो पारसी है उसमें बदलाव आया है। और बदलाव भी कैसा आया कि शब्दों का जो अर्थ है उसमें भी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए देखो आप कि हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, यानी उदाहरण दिया है कि हिंदुस्तान जो शब्द है, अब हिंदुस्तान शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? अपने देश भारत के लिए, लेकिन इसका अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ था।
आज हमें आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं किसका, हिंदुस्तान शब्द का। 13वीं सदी में जब पारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, यानी फ्रांसीसी इतिहासकार था, फारसी का इतिहासकार, यानी पारसी भाषा में लिखता था ये, कौन था, मिनहाज ए सिराज। इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय था, यानी इसने जो मिनहाज ए सिराज ने इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था ना, तो वो किसके लिए किया था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। यानी भाई इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था इनके लिए, केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी जब इतिहासकार मिनहाज ए सिराज था, उस समय दिल्ली के जो सल्तनत था, दिल्ली का जो सुल्तान था, उसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र आता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। यानी आज हिंदुस्तान शब्द का मतलब है संपूर्ण भारत के लिए या संपूर्ण देश के लिए एक शब्द, वह है हिंदुस्तान, भारत या इंडिया। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, आज अपन विदेशी शब्द प्रयोग में लेते हैं, तो आज के अर्थ में विदेशी शब्द वो है जो अपने देश का निवासी नहीं हो, जो दूसरे देश का निवासी हो, उसे क्या कहते हैं, विदेशी। लेकिन उस समय विदेशी का क्या अर्थ था कि हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। समझ रहे हो अर्थ? विदेशी का आज अर्थ या आज के संदर्भ में लेते हैं विदेशी शब्द का अर्थ, तो भाई उसका अर्थ है कि जो अपने देश का निवासी न हो वो विदेशी। लेकिन मध्य युग में इसका अर्थ क्या था कि जो किसी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, वो क्या कहलाता था, विदेशी। और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में प्रदेशी और पारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं में जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, क्योंकि वो उस गांव के निवासी या उस क्षेत्र के या उस देश के निवासी थे। यहाँ तक आप इसका अध्ययन करोगे, इसको याद करोगे। धन्यवाद।